प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर के प्रकट हुआ हूँ कक्षा 8 का एक पाठ, और ये एक हास्यप्रद कहानी है जिसका नाम है कामचोर। और इस पाठ के लेखक हैं स्मित चुगताई। ये लेखक एक हास्य व्यंग्यकार भी हैं और इस तरह की कहानियां लिखते हैं। तो इनकी ये कहानी यहाँ पे दी गई है जिसका नाम है कामचोर। और ये कामचोर नाम की जो कहानी है, इसका सबसे पहले आपको हम सारांश बताएंगे छोटा सा। प्रस्तुत कहानी एक हास्य प्रधान रचना है। इसमें अनियंत्रित बच्चों की भीड़ के द्वारा किए गए उपद्रव का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। एक परिवार का चित्र खींचा है लेखक ने, और इसमें उस घर के अंदर, परिवार के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं उनकी शरारतों का, उपद्रव का एक चित्र खींचा है यहाँ पर, जो बाल सुलभ चेष्टाओं को रेखांकित करता है। बच्चों की जो चेष्टाएं होती हैं, प्रयास होते हैं, उनकी तरफ इशारा करता है। उनके कारण परिवार के वयस्क सदस्यों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चे जब घर के अंदर ज्यादा उधम मचाएंगे, शरारतें करेंगे, तो घर में जो बड़े लोग होते हैं, वयस्क होते हैं, उन्हें थोड़ा परेशानी से ज्यादा गुजरना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। किसी की शांति भंग होती है, कोई तकलीफ में होता है, उन्हें कष्ट होता है, तो बच्चे इस तरह की शरारत से सबको तंग करके रख देते हैं। इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो लेखक के अनुसार इस तरह की हमारे समाज में बहुत जगह पर व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। बच्चों के कारण घर में परेशानी होती है, शरारत के कारण। तो लेखक ने यहाँ बताना चाहा है कि इस तरह की व्यवस्थाओं में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, उनको अनुशासन में रखने की आवश्यकता है। तो अनुशासन के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी बातें इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेंगी। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस पाठ के अंदर आए हुए कुछ कठिन शब्दों के बारे में, आपको हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले देखिए कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हमने यहाँ पर दिए हैं। पहला शब्द है वाद विवाद। इसका अर्थ होता है बातचीत या झगड़ा। दूसरा होता है ख्याल, इसका अर्थ है विचार। तीसरा है दवल, दवल का मतलब है दब्बू, दबाव में रहने वाला। और चौथा है शाही फरमान, इसका अर्थ है राजा का आदेश। मिसाल का अर्थ है उदाहरण। हवाला का अर्थ है दृष्टांत। तनख्वाह का अर्थ है वेतन। बेदम का अर्थ है कमजोर। बेनकेल का अर्थ है अंकुश रहित। फरसी का अर्थ है फर्श पर बिछी हुई। कुमुक का अर्थ है टुकड़ी। और धींगा मुश्ती का अर्थ है धक्का मुक्की। लथपथ का अर्थ है सना हुआ। मोरी का अर्थ है नाली। और दालान का अर्थ है बरामदा। मातम का अर्थ है शोक मनाना। बटालियन का अर्थ है पलटन। और कोर्ट मार्शल का अर्थ है फौजी अदालत में सुनाई जाने वाली सजा। तो यहाँ पर ये हास्य के रूप में प्रकट हुआ है, प्रस्तुत किया गया है। आइए हम अब थोड़ा पाठ की तरफ चलते हैं और पाठ में देखिए लेखक ने क्या लिखा, आइए हम चर्चा करते हैं। थोड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को घर से निकाल दिया जाए। मतलब घर के जो बड़े लोग थे उन्होंने, थोड़ा वाद विवाद हुआ, आपस में बातचीत हुई। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि घर में से जो नौकर है उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि नौकरी की आवश्यकता नहीं है। नौकर घर में काम करते हैं तो घर के जो बच्चे हैं वो खा खा के मोटे होते जा रहे हैं, और उनका जो है अब घर में कोई रोल नहीं है, और उनका सारा शरीर बिगड़ता जा रहा है और वो शरारतें बढ़ती जा रही हैं। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? ये मोटे मोटे मतलब बच्चों के लिए संकेत किया गया कि घर में बच्चे बहुत अधिक मोटे मोटे हो गए थे खाते खाते, और वो कुछ काम नहीं करते थे, पड़े रहते थे। तो कहा कि ये किस काम के हैं, इनसे अब घर का काम होना चाहिए। हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, एकदम कामचोर है, इनसे कोई भी काम नहीं होता, जो भी काम बताओ वो करते नहीं है। हम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ करते भी हो। बच्चों से बोलते हैं बड़े कि अरे कुछ काम भी नहीं करते, उधम के मचाने के अलावा कोई और काम नहीं होता तुमसे। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? कहते कि हम हिलकर के पानी तो पी सकते हैं, पानी तो ले सकते हैं, इसमें हमारा क्या खर्च होता है? इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए लेखक अपने को जोड़ता है इस कहानी से, कहता है कि हमने तुरंत ही हिल हिला करके, मतलब थोड़ा हिले डुले और पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और किसी के दबैल तो थे नहीं। लेखक ने कहा जब हिलते हैं घर में, जब छोटा घर हो और 8 10 12 बच्चे हों,
तो उसमें क्या होता है, जब चलते फिरते एक दूसरे से धक्का मुक्की हो जाती है। और लेखक ने कहा कि हम दवैल तो थे नहीं, हम दब्बू किस्म के नहीं थे, हम तो एकदम खुले थे और निडर थे। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान शुरू हो गया। जहां पर पानी के मटके रखे हुए थे वहां पर हम सब पहुंच गए और वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। घमासान अर्थात जंग छिड़ गई, आपस में लड़ाई होने लगा पानी के लिए। और फिर सुराइयां इधर उधर लुढ़की, मटके लुढ़का दिए गए। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। काम कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। तो ये फैसला लिया गया। अम्मा ने कहा कि ये अगर ये काम करेंगे, इनके देख रहे हो आसार, देख रहे, ये काम करने वाले नहीं लग रहे। तो घर के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि काम क्यों नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो इनको रात का भोजन नहीं मिलेगा। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान का अर्थ है राजसी आदेश। राजाओं के जिस तरह से आदेश जारी होते थे उन्हें शाही फरमान कहा जाता था। तो इस परिवार में भी कुछ इस तरह का एक शाही फरमान जारी कर दिया गया बच्चों के लिए कि जब ये काम नहीं करेंगे तो इनको रात का भोजन नहीं दिया जाएगा। बहुत सी काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है। उनसे कहा गया बच्चों से कि बहुत सारे काम हैं जिनको बच्चे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, मतलब उदाहरण के तौर पर, कि ये दरी देखो नीचे बिछी हुई है, कितनी गंदी है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह तो मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, मतलब वेतन दिया जाएगा इसके बदले में। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया है। दूसरे कामों का हवाला मतलब दृष्टांत दिया। कहा कि माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर काम करेंगे, पौधों में पानी डालेंगे, तो माली की तनख्वाह बचेगी और वो तनख्वाह जो है तुम सबको बांट दी जाएगी। एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पे तुल गए। जब तनख्वाह की बात की गई तो लेखक और इनके जो घर के और बच्चे थे वो सब काम में जुट गए। कहा कि हम काम करेंगे। और देखिए क्या काम किया गया। बहुत ही मजाक और हंसने की बात है। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। फर्शी दरी क्या होती है? जो फर्श पे बिछाई जाती है। उस दरी पे सारे बच्चे जुट गए और बच्चों ने चारों कोनों को पकड़ करके जोर जोर से झटकना शुरू किया। झटकना शुरू किया तो दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई भी शुरू कर दी। दो चार बच्चों ने लकड़ी ली और उस चटाई को जोर जोर से पीटने लगे। तो इतनी धुंध मिट्टी उड़ी कि पूरे घर में मिट्टी भर गई। सबकी आंखों में, नाक में, मुंह में मिट्टी मिट्टी भर गई। तो सब परेशान हो गए, खांसते खांसते बेदम हो गए। सब एकदम बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया और हमें तुरंत सबसे आंगन से निकाला गया और कहा कि जल्दी झाड़ू लेकर के आओ, झाड़ू लगाओ। झाड़ू, क्योंकि एक थी, तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, झाड़ू एक थी और काम करने वाले बहुत थे। तो झाड़ू के लिए जो भयानक युद्ध हुआ उसका वर्णन करना असंभव है। क्या हुआ उसके लिए? क्षण भर में ही झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। एक एक सीख हाथ में पड़ी और चारों तरफ बिखरा दिए गए। ना ही झाड़ू रहा और ना झाड़ू लगाने के लिए कोई साधन बचा। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीटा। अम्मा ने सिर पीटा। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। अम्मा ने कहा कि अगर झाड़ू लगाया उससे पहले थोड़ा पानी छिड़क लेते तो इतनी मिट्टी नहीं उड़ती। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़क दिया गया, दरी पर पानी डाल दिया गया। तो आप जानते हैं बच्चों को तो अंदाजा नहीं दरी पर कितना पानी डाला जाए। एक तो वैसे ही धूल से अटी पड़ी थी, अटी मतलब भरी पड़ी थी, और पानी पड़ते ही दरी पर कीचड़ हो गया, कीचड़ हो गया। बस सब आंगन से निकाल दिए गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब उन्हें दूसरा काम अगला सौंपा गया। कहा कि अभी तो ये घर, इनका काम तो हो गया, अब इनको बगीचे में भेजा जाए और वहां पर इनको पौधों में पानी देने के लिए कहा जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई
जितने भी बर्तन थे पानी भरने के सब झपट पड़े बच्चे, और किसी ने लोटा लिया, किसी ने तसला लिया, और किसी ने भगोना लिया, किसी ने पतीली ली, ये सब लेकर के और निकल पड़े नल की तरफ। और जिन्हें जो चीज मिली, जिन्हें कुछ नहीं मिला, वो डोंगे कटोरे गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। वहां भी ये घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी कोई किसी के बर्तन में आ जाए। नल एक और इतने सारे 8-10 बच्चे, तो किसी के बर्तन में भी एक बूंद पानी नहीं आया। धक्का मुक्की, मारपीट होने लगी, ठूसम ठास होने लगी। किसी बाल्टी पर पतीला और किसी पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां चली, और उसके बाद बर्तन। पहले धक्का मुक्की होने लगी, फिर कोहनी मारी गई एक दूसरे को, और फिर जो है पतीला और लोटे जो है मारने लगे एक दूसरे को, डोंगे मारने लगे, भगोने मारने लगे। पहले तो धक्के चले, हाँ, तो पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां, और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की एक कुमुक भेजी गई। कुमुक मतलब टुकड़ी। जिस तरह से आतंकवादी हैं उदम मचाते हैं, आतंक फैलाते हैं, इसी तरह से उनको रोकने के लिए घर के जो बड़े सदस्य थे, कौन कौन? बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों। दमदार मौसी मतलब जो तगड़ी होती मौसी, ताकतवर। और फूफियों की ये कुमुक मतलब टुकड़ी। जिस तरह सेना की टुकड़ी भेजी जाती है आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए, ऐसे ही उन बच्चों को नियंत्रण में करने के लिए इन लोगों की एक टुकड़ी अर्थात कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई, और वो फौज थी जो बच्चों की, उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए। उनके हथियार कौन से थे? वहां पर बर्तन थे, गिलास थे, डोंगे थे, गिलास पतीले थे, भगोने थे, तसले थे, ये सब फेंक फाक के और बच्चे वहां से भाग लिए। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। उन्हें नहलाकर कपड़े बदलने के लिए नौकरों को की संख्या बढ़ा दी गई, काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहला कर गए। तो पड़ोस के घर से नौकर बुलाए गए और 4 आना मतलब 25 पैसे, 25 पैसा प्रति बच्चे को नहलाने का नौकरों ने लिया, और वो सारे बच्चों को नहला करके चले गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। हमें मुर्गियां बंद करने का काम सौंपा गया। कहा कि ना तो हमसे ये साफ सफाई होगी, झाड़ू लगेगा, और ना पेड़ों में पानी लगने का हमारा काम रहा। हम चलो कम से कम मुर्गियों का काम करते हैं, मुर्गियों की सेवा करेंगे। बस शाम ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़वे दड़वे। दड़वे क्या होते हैं? मुर्गियों को बंद करने का एक छोटा सा घर होता है, उसके अंदर मुर्गियों को रखा जाता है। पर साहब, मुर्गियों को किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया है। मुर्गियां जो कहाँ कम थी, ऐसा लगा कि मुर्गियों को किसी ने हमारे खिलाफ भड़का दिया कि हम इनको जबरदस्ती बंद करना चाहते हैं। फिर देखिए मुर्गियों ने क्या किया, ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। मुर्गियां तो है, जब उन्हें छेड़ोगे तो फिर उधर उधर भागेंगी, उड़ेंगी, थोड़ा उड़ भी लेती हैं। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों में, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी। खीर के प्याले थे जिनमें खीर भरी हुई थी, और उनमें जो है आया मतलब नौकरानी, प्याले में मतलब चांदी के वर्क लगा रही, चांदी के से कवर से उनको ढक रही थी। और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। सारी जो है खीर फैल गई, इधर उधर बिखर गई, और किसी के ऊपर जा गिरी तो निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं, और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले हुए सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। पानदान क्या होता है? पान को रखने वाला एक छोटा सा बक्सा होता है, जो पहले के जमींदार या नवाब लोग हुआ करते थे, वो अपने पास पान का एक बॉक्स रखते थे छोटा सा। तो एक मुर्गा उड़ा और उसमें कूद पड़ा बक्से में, और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो उस मुर्गे के पंजों में कत्था और चूना लग गया, और वो उड़ा तो वो नानी के सफेद चादर पर बैठा, और वो जगह जगह डिजाइन बनाते हुए चला गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी।
उधर दाल पक रही थी तो मुर्गी उड़ी और वो दाल की पतीले में उसने झपटा मारा और सीधी जाकर मोरी में इस तेज सारी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पे जा पड़ी जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। तो मुर्गी जो है वहां से उड़ी और मोरी मतलब नाली, गांव की कहीं घटना है तो वहां में जो घर से गंदा पानी निकलने के लिए नाली बनाई जाती है उसे ग्रामीण भाषा में मोरी कहते हैं। तो वहां से वो तेजी से निकली और सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी। मौसी वहां पे बैठी हुई थी, अपना मुंह धो रही थी, उनके मुंह पे जाके वो नाली का कीचड़ पड़ा। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल, सारी मुर्गियां बेअंकुश, बिना अंकुश के हुई जा रही थीं। उनका ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। मुर्गियां एक भी दड़बे के अंदर नहीं जाना चाहती थी, इधर उधर भाग रही थी। किसी को सूझी कि जो भेड़ आई हुई है लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप, तो मुर्गियां एक भी जाने को तैयार नहीं। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो झपटी तो भाग जाना कठिन हो गया। सूप क्या होता है? गांव में अनाज को साफ करने के लिए एक सरकंडे का एक सूप बनाया जाता है, बर्तन सा होता है सरकंडे का, तो उसमें अनाज भर करके उसमें जो भी कूड़ा करकट होता है उसे अलग कर दिया जाता है, उसे सूप कहते हैं। तो उसमें कुछ दाना रखा था और वो भेड़ों को खाने के लिए दिया गया। लस्टम पत्तों पर चढ़ गई हैं, देखते ही देखते वो एकदम तेज हो गई। और पर भेड़ चाल मशहूर है, कहते हैं ना भेड़ चाल मतलब क्या होता है कि ऐसी चाल चलो कि कोई किसी को समझ में ना आए। भेड़ें भी इसी चाल से चलने लगी। उनकी नजर तो हम दाने के सूप पर जमी हुई थी और पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ बढ़ गई। भेड़ों ने नहीं देखा कि क्या पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हैं, पलंग पड़े हैं, उन सबको खिसकाती, लुढ़काती, इधर उधर बिखराती हुई सारी भेड़ें निकल गई। पूरे घर में लग रहा कारखाना बना के रख दिया। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अब आपको हम एक गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न देंगे। सभी बच्चे उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और तैयार करेंगे। बच्चों, तो ये है अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और जो मैंने अभी जो पढ़ाया है उसके अंदर से मैंने एक पैराग्राफ लिया है और उस पैराग्राफ पर हमने आपको प्रश्न दिए हैं। ठीक इसी तरह के प्रश्न और पैराग्राफ आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं, तो आप देखेंगे और इसका अपनी कॉपी में अभ्यास करेंगे। ये पैराग्राफ हमने लिया है अनुच्छेद, यहाँ से है हम काम और अंत में है तुल गए। इसमें पहला प्रश्न हमने दिया है पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों से काम लेने के लिए क्या प्रलोभन दिया गया। बच्चों से काम लेने के लिए क्या प्रलोभन दिया गया। तीसरा प्रश्न है अम्मा जी को बच्चों की किस आदत के बारे में पता था। अम्मा जी को बच्चों की किस आदत के बारे में पता था। चौथा प्रश्न दिया है याचना और मिसाल शब्दों के अर्थ लिखिए। याचना और मिसाल शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ये थे प्रश्न जो आपको अपनी कॉपी में तैयार करने हैं। आदर्श अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न जो आपको आपके प्रश्न पत्र के लिए काफी सहायता करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये कालांश यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।